हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग अपने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9th के चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है एंड आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर है। टाइम लाइंस में इसका बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, कॉज एंड इफेक्ट्स बहुत सामने सामने बहुत जल्दी और बहुत ही आसानी से आ जाते हैं, तो बहुत ही आसानी से बच्चे इसको समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मैग्निफिसेंट चैप्टर है। मेरा फेवरेट कॉन्टेक्स्ट जो हिस्ट्री में शुरू होता है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही शुरू होता है, क्योंकि आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन दुनिया में जो कुछ भी चेंजेस आए, आइदर इट रिलेट्स टू नेशनलिज्म और सोशलिज्म, और आप अलग अलग कम्युनिस्ट पार्टीज की बात करें या फिर आप किसी भी तरीके से गवर्नमेंट फॉर्म करने की बात करें, एवरीथिंग समवेयर समहाउ रिलेट्स टू फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो चलिए आज शुरू करने वाले हैं हम अपना क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जब हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करते हैं और खासकर इस चैप्टर में, तो आखिर एक इंडियन एनसीईआरटी की बुक में जो सबसे पहला चैप्टर है वो फ्रांस का रिवॉल्यूशन क्यों है। तो इस पूरे लेक्चर में और इस पूरे चैप्टर में आज हम ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पता लगाने वाले हैं। सबसे पहला तो ये कि हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन को स्टडी क्यों करें, आखिर क्यों फ्रेंच रिवॉल्यूशन इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री में और अपनी कंट्री की हिस्ट्री में। सेकंड, क्या रीजंस थे इस रिवॉल्यूशन के, क्यों ये रिवॉल्यूशन हुआ। क्योंकि हम जानते हैं, सो फार हमने जितनी भी हिस्ट्री पढ़ी है, हम जानते हैं कि रिवॉल्यूशंस एवे ही नहीं हो जाते हैं। रिवॉल्यूशंस के पीछे एक बहुत ही लंबा चौड़ा सोशल स्ट्रक्चर होता है, अपराइजिंग्स होते हैं, जनता होती है और उनके अपने फियर्स होते हैं, उनके अपने रिवॉर्ड्स होते हैं। फिर कोई ना कोई एक रूलर होता है जिसके प्रति रिवॉल्यूशन जो है वो एक्सेस किया जाता है, रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया जाता है। तो ये भी हम पढ़ने वाले हैं कि क्या रीजंस थे रिवॉल्यूशन के। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट हम जानेंगे कि रिवॉल्यूशन से आउटकम्स क्या क्या आए, आखिर वो क्या चीजें थी जो निकल के आई इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, जिसके कारण आज हम लोगों को इसको एज अ चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है, और वो भी सबसे पहला चैप्टर। मींस द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री बिगिंस विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये आने वाले 10 से 15 मिनट में आप सबको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ये लेक्चर शुरू करने से पहले एक बोनस वर्क भी है आप सबके लिए। इस पूरे वीडियो को देखते समय में आपको किसी भी स्लाइड में अगर फ्रांस का नेशनल फ्लैग दिखाई दे तो आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइए। बड़ा इंटरेस्टिंग सा ड्रिल है जो आप सबके लिए है। फ्रेंच नेशनल फ्लैग आपको कब कितने सेकंड पर दिखाई देता है, उसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो देखते हैं कितने लोग पता कर पाते हैं कि फ्रांस का नेशनल फ्लैग कैसा है और वो कब दिखाई देता है। तो चलिए बढ़ते हैं लेक्चर के अपने मेन पोर्शन की तरफ, जहां से हम लोगों का फ्रेंच रिवॉल्यूशन और ये चैप्टर शुरू हो रहा है। देखिए, एनसीईआरटी की बुक की बात करें तो एनसीईआरटी के नरेशन का अपना एक तरीका है। एनसीईआरटी चैप्टर्स को अपने स्टाइल में शुरू करता है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी बीच के एक सीन से शुरू होता है, वो सीन जिसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन की डेस्टिनी को बिल्कुल चेंज कर दिया। फ्रांस की कोर्स ऑफ हिस्ट्री पूरी तरीके से चेंज हो गई, और वो इंसिडेंट था बेस्टाइल का प्रिजन फोर्ट्रेस। जो बेस्टाइल का किला था वो एक जेल था, बंदी गृह था, और उस किले को 14 जुलाई 1789 को उस किले को गिरा दिया गया था। और उस किले को गिरा के एक सिंबॉलिक तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो गई थी। तो एनसीईआरटी का जो ये चैप्टर है, ये बिल्कुल उसी पॉइंट से शुरू होता है, उसी मॉर्निंग से शुरू होता है 14 जुलाई की, जिस जिस दिन बेस्टाइल के आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई थी और उन्होंने बेस्टाइल के किले को गिरा दिया था। किले को गिराने के बाद उसके एक एक पत्थर को ले जाकर लोगों ने मार्केट में बेच दिया था, और वो लोग जो कि हिस्ट्री इंथुजियास्ट थे, जिनको सुविनियर्स रखने का काफी शौक था, उन्होंने इन पत्थरों को खरीद खरीद के अपने घर पे जमा किया था, याद के तौर पे कि इस किले के गिरने के बाद ही फ्रांस में एक कंप्लीट सोशल चेंज आना शुरू हो गया। लेकिन 14 जुलाई 1789 से पहले भी तकरीबन 10-15 साल पहले से सारी स्टोरी शुरू होती है, जो आप एनसीईआरटी में देखेंगे कि बेस्टाइल के गिरने के इंसिडेंट के बाद स्टोरी सीधे स्किप कर जाएगी 1774 में, यानी वो साल जब सब कुछ शुरू होता है। तो आखिर क्या हुआ था 1774 में, देखते हैं। जी हाँ, 1774 में लुईस 16 फ्रांस के राजा बने थे। सेकंड पॉइंट, लुईस 16 of Bourbon dynasty became the king of France in 1774। लुईस 16वें लुईस जो थे वो बोर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। 1774 में फ्रांस की राजगद्दी पर वो बैठे।
एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, 1789 से पहले की जो फ्रांस की सोसाइटी थी, यानी रिवॉल्यूशन शुरू होने से पहले की फ्रांस की सोसाइटी को हम हिस्ट्री में ओल्ड रिजाइम के नाम से जानते हैं। तो ये भी ध्यान रखने वाला पॉइंट है, एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, डिफाइन द टर्म ओल्ड रिजाइम। तो वी कैन राइट द सोसाइटी बिफोर 1789 इन फ्रांस वाज कॉल्ड द ओल्ड रिजाइम। ठीक है, तो चलिए 1774 में लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर बैठते हैं, और जब वो बैठते हैं तो वो क्या देखते हैं कि फ्रांस की जो ट्रेजरी है, जो उनका खजाना है, वो खाली हो चुका है। उसका कारण था कि फ्रांस ऑलरेडी ब्रिटेन के साथ कई सालों से युद्ध कर रहा था। अराउंड 11 ईयर्स और 12 ईयर्स से वो युद्ध चल रहा था, और वो लड़ाई अमेरिका की कॉलोनीज को ब्रिटेन से फ्री कराने के लिए थी। देख सकते हैं 13 अमेरिकन कॉलोनीज को आजाद कराया था फ्रांस ने। अमेरिका ने फ्रांस से मदद मांगी थी और फ्रांस ने उनकी हेल्प की थी, और ब्रिटेन के खिलाफ काफी लंबा चौड़ा युद्ध चला था। इनिशियली फ्रांस को ऐसा लगा था कि वो वॉर कुछ महीनों में खत्म हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे वो वॉर का जो पीरियड था वो स्ट्रेच होता चला गया, और वो 10 साल 12 साल लग गए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 10 to 12 ईयर्स अगर कोई कंट्री कंटिन्यूअसली वॉर में रहेगी तो उस कंट्री की क्या स्थिति होगी इकोनॉमिकली, और आप कह सकते हैं डेमोग्राफिकली। कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो काफी ज्यादा डिप्लीट हो गई थी। ठीक है, और जो फ्रांस है वो काफी ज्यादा कर्जे में चला गया था, क्योंकि वॉर के समय आपको सोल्जर्स को अनाज प्रोवाइड कराना पड़ता है, आपको वीपन्स चाहिए होते हैं, आपको बहुत कुछ जो है देखना पड़ता है इनसाइड द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री इन द बैटलफील्ड। तो उस समय फ्रांस में बहुत ही ज्यादा संकट का समय था जब लुई 16 राजगद्दी पर बैठे थे। और जब वो बैठे तो उन्होंने देखा कि उनका खजाना खाली है। तकरीबन 2 बिलियन लिवर्स, लिवर एक पुरानी करेंसी थी जो कि ओल्ड रिजाइम की करेंसी आप कह लीजिए, फ्रांस में चलती थी। तो 2 बिलियन लिवर के कर्जे में ऑलरेडी लुई 16 था, और उस 2 बिलियन लिवर्स पे 10% का इंटरेस्ट भी बन रहा था। यानी हर बीते समय पर जब वो कर्जे को नहीं चुका पा रहा था तो उस पे 10%, यानी आप कह सकते हैं अराउंड 20 मिलियन लिवर्स का उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा था। तो यू कैन इमेजिन कि सॉरी 2 मिलियन लिवर्स का जो इंटरेस्ट है वो उसको पे करना पड़ रहा था, वो कंटिन्यूअसली ऐड हो रहा था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज्यादा प्रॉब्लम था इकोनॉमिकल फ्रांस में उस समय। तो लुई 16 के पास उपाय क्या था? लुई 16 ने डिसाइड किया कि इस पैसे को, खजाना जो खाली हुआ है, उस खजाने को दोबारा भरने का एक ही तरीका है, फ्रांस की जनता से आप टैक्सेस लीजिए। उन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरह के टैक्सेस इंपोज कर दिए अपनी पब्लिक पे, और उन्होंने उन टैक्सेस की मदद से अपने जो डेट थे, जो आप उनके कर्जे थे, उनको चुकाना उन्होंने शुरू किया। अब इसके क्या इफेक्ट्स थे वो देखते हैं। इफेक्ट देखने से पहले जरा एक बार देख लेते हैं कि लुई 16 के अंदर जो टैक्सेशन का सिस्टम, मैंने भी बताया ना कि टैक्सेस लेने की जो उसने डिसीजन को लिया था कि टैक्सेस लेके और अपने कर्जे को खत्म करेंगे, तो वो टैक्सेस उसने किस तरीके से लिए, जरा उस चीज पे एक बार गौर करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा आपके सामने फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा है जिसमें फ्रांस के ओल्ड रिजाइम का सोशल स्ट्रक्चर है। नाउ यू कैन सी दैट द फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 सेपरेट स्टेट्स। दे कॉल्ड इट स्टेट्स, और यू कैन से द टियर्स ऑफ सोसाइटी, है ना। फर्स्ट स्टेट था जिसमें क्लर्जीज आते थे। क्लर्जीज यानी कि चर्च के रिप्रेजेंटेटिव्स। याद रखिएगा, यूरोपियन सोसाइटी में चर्च बहुत पावरफुल हुआ करता था। चर्च इतना ज्यादा डोमिनेंट था कि वो किंग्स पे, रिलीजन्स पे, और साथ ही साथ साइंस और स्टडीज पर बहुत ज्यादा डोमिनेट करता था। आप अगर 17th और 18th सेंचुरी की बात करते तो यू कुड नॉट क्वेश्चन चर्चेस। आप चर्च की किसी बात को क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। चर्च जिसको चाहे उसको एग्जीक्यूट करा सकता था इन द नेम ऑफ रिलीजन और इन द नेम ऑफ गॉड। तो ये चीजें ध्यान रखने लायक थी कि जो पहला स्टेट था फ्रांस में वो क्लर्जीज का था, चर्च रिप्रेजेंटेटिव्स का, और ये टैक्सेस नहीं देते थे। जो भी टैक्सेस इंपोज होने वाले थे, लुई 16 ने फर्स्ट स्टेट पे कोई टैक्स नहीं लगाया था। देन सेकेंड स्टेट जिसमें नोबिलिटी आती थी। नोबिलिटी यानी कि किंग, क्वीन और एरिस्टोक्रेसी यानी राजशाही लोग जो थे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी याद रखिएगा, राजा लुई 16 थे, उनकी वाइफ थी मैरी एंटोनिएट, जो कि एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी। तो ऑस्ट्रिया की मदद से लुई 16 ने बाद में बहुत सारे गड़बड़ किए थे फ्रांस में। तो याद रखिएगा, मैरी एंटोनिएट जो है वो लुई 16 की वाइफ थी। तो नोबिलिटी में किंग, क्वीन और उनसे रिलेटेड एरिस्टोक्रेसी आती थी, जिसमें उनके मंत्री, उनके राजशाही परिवार से जो क्लोज लोग थे वो सेकेंड स्टेट में आते थे। और लुई 16 इनसे भी टैक्सेस नहीं लेने वाला था, यानी जो भी टैक्सेस लगने वाले थे वो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट नहीं देता। इसका मतलब, सीधा मतलब क्या है कि सारे के सारे टैक्सेस का वजन जो है वो इसने, इस क्लास ने, इस थर्ड स्टेट ने उठाया।
ये आप तीसरा स्टेट देख रहे हैं जो सबसे नीचे आता है, जिसमें कॉमन पीपल आते हैं, बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, लॉयर्स, आर्टिसंस, पीजेंट्स, फार्मर्स, शू मेकर्स, बेकर्स, ऐसे लोग जो कि बिल्कुल निचले तबके से बिलोंग करते थे, जिनकी कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी। और याद रखिएगा, जब ये सब कुछ किया गया था उस समय फ्रांस वॉर में इंगेज था, तो ऑलरेडी फ्रांस में बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स थी, जॉब्स नहीं थी, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट था, चोरी चकारी हो रही थी, क्योंकि जो फ्रांस का मेन वर्किंग पॉपुलेशन है वो लड़ाई करने चला गया था, तो ग्रेन प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। तो ये सारी चीजें जो है वो सारे फैक्टर्स आपको ध्यान रखने हैं कि इन सब के होने के बावजूद लुइस 16 ने तीसरे स्टेट पर बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए थे, जो एक बहुत बड़ा कारण था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के शुरू होने का। लोगों के बीच में जो गुस्सा था वो गुस्सा पनपना चालू हो गया, क्योंकि एक बेसहाय, आप कह सकते हैं बिल्कुल लाचार थर्ड स्टेट पे इतने सारे टैक्सेस लगा दिए गए थे। अब देखते हैं कि वो टैक्सेस कैसे कैसे थे और कौन से थे। टैक्सेशन की बात करें तो ये थे 3 इंपॉर्टेंट टाइप के टैक्सेस जो आप देख सकते हैं। सबसे पहला टैक्स जो था वो थे टिदेस, और टिदेस कौन लगाता था भाई? चर्च लगाता था, सॉरी, टिदेस चर्च लगाते थे। और ये कैसा टैक्स होता था? 10% होता था एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का। ये चीज ध्यान रखिएगा, टिदेस 10% ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हुआ करते थे, यानी एक किसान, एक पीजेंट जो कुछ भी उगाएगा उसका 10% हिस्सा उसको चर्च को सबमिट करना पड़ेगा। यानी आप कह सकते हैं कि अगर आपने 100 किलो अनाज उगाया है, 100 केजी अगर आपने व्हीट उगाया है, तो उसका 10 केजी आपको चर्च को ऑटोमेटिकली एज अ टैक्स दे देना है। और उस टैक्स का नाम क्या था? टिदेस। तो ये ध्यान रखना है। सेकेंड टैक्स था जो डायरेक्ट टैक्स था और जो आप राजा को देते थे, और वो टैक्स था टेल। तो इस टैक्स को भी ध्यान रखना है। टेल वो टैक्स था जिसको आप डायरेक्टली स्टेट को पे करते थे, राजा की के खजाने में ये टैक्स डायरेक्ट जाता था। और तीसरा जो सबसे कह सकते हैं कि नेग्लेक्टेड टैक्स था, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं जो है वो लोगों पे इम्पोज किया जा रहा था, वो टैक्स था इनडायरेक्ट टैक्सेस। बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते थे, जिसमें आप देख सकते हैं इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई जाती थी। अगर कोई व्यापारी अपना सामान मंगवा रहा है या सामान को कहीं और एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगाई जाती थी। टोबैको टैक्स लगाया जाता था, लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते थे सिगरेट्स और सिगार्स में, तो उस पे भी टैक्स था। सॉल्ट टैक्स था, जो नमक यूज करते थे खाने में। यानी जितने भी इंपॉर्टेंट नेसेसरी आइटम्स थे उन सब पे टैक्सेस कहीं ना कहीं लोग पे कर रहे थे। तो यू कैन इमेजिन कि एक ऐसी पॉपुलेशन जो कि ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड है, ऑलरेडी जिनको खाने के लिए अनाज नहीं है, जिनको ढंग का कपड़ा नहीं मिल रहा है, जिनको खाना नहीं मिल रहा है, जिनको जॉब्स नहीं मिल रही है, जिनको एजुकेशन नहीं मिल रहा है, दे आर पेइंग 3 different types of taxes. I'm telling you 3 different broad type of taxes. There were many different types of taxes except this and tail. There were import duties, tobacco tax, salt tax, water tax. You cannot imagine what different kinds of taxes were imposed on these people. तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी उस समय फ्रांस की पॉपुलेशन की। गरीबी इतनी ज्यादा हो गई, क्राइसिस इतना ज्यादा हो गया कि फ्रांस की जनता परेशान हो गई और वो मजबूर हो गई रिवॉल्यूशन करने के लिए। अब जिस क्राइसिस की मैं बात कर रहा हूं, उस क्राइसिस को बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। जी हाँ, सबसिस्टेंस क्राइसिस कब शुरू हुआ? 1715 में, और चला कब? 1789 तक, जब तक रिवॉल्यूशन नहीं हुआ। ये क्राइसिस के मेजर कॉजेज क्या थे? सेम जो मैंने आप पर बताया, वॉर चल रहा था, बहुत लंबा चौड़ा वॉर चला, जिसके कारण बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई फ्रांस की पॉपुलेशन को। आपके खेत में फार्मर्स कम पड़ गए, खेत में पीजेंट्स कम पड़ गए, वर्कर्स कम पड़ गए फैक्ट्रीज में। फैक्ट्रीज तो उस समय थी ही नहीं, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, लेकिन जो कुछ भी आप कह सकते हैं कि वर्क हो रहा था उसमें लोगों की बहुत कमी थी। और सेकेंडली क्या था, उस पीरियड में फ्रांस का फ्रांस का जो पॉपुलेशन था वो बहुत ही तेजी से बढ़ा। यू कैन सी 23 मिलियन टू 28 मिलियन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो 5 मिलियन का पॉपुलेशन जो है इस 1715 से 1789 के ड्यूरेशन में बढ़ गया। नाउ यू कैन इमेजिन कि जब आपके पास खाने वाले जो मुंह है वो ज्यादा हो जाते हैं, यू हैव मोर पीपल टू फीड एंड लेस ग्रेन, तो आप ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं कि क्राइसिस आना ही है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं, एक इनएविटेबल चीज है ये। तो आप देख सकते हैं कि ज्यादातर जो वर्कर्स थे वो अनएम्प्लॉयड थे, है ना, या फिर वो कहीं ना कहीं ऐसे लेबर पे काम कर रहे थे, ऐसे डेली वेज पे काम कर रहे थे जहां पे उनको बहुत कम पैसे दिए जाते थे, बहुत कम जो है उनको वैल्यू मिलती थी उनके वर्क की, तो जिसके कारण वो अपने घर का पालन पोषण भी नहीं कर पाते थे। नाउ यू कैन इमेजिन कि जब आपके मार्केट्स में अनाज की कमी हो जाएगी तो ऑटोमेटिक सी बात है कि उनके दाम बढ़ जाएंगे, मार्केट में इन्फ्लेशन आएगा, महंगाई आएगी, तो उसके कारण भी फ्रांस की जनता को बहुत ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ रही थी।
फूड की शॉर्टेज हो गई थी, टैक्सेस इम्पोज हो गए थे, और उसके ऊपर फ्रांस में बीच में कई सीजन्स में ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ गया, हेल यानी कि बर्फ पड़ गई। तो जब भी ड्रॉट और हेल जैसी चीजें आती हैं तो फसल बर्बाद होती है, और जब फसलें बर्बाद होनी शुरू हो गई तो फ्रांस में एक अनुभूत क्राइसिस आ गया, एक ऐसा क्राइसिस जिसको फ्रांस की जनता सहन नहीं कर पाई, और उस क्राइसिस को बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। एंड सबसिस्टेंस क्राइसिस इज द मेन कॉज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। लेकिन अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन किसने शुरू किया, ये जिम्मेदारी थी किसकी, सबसे पहला अपराइजिंग कहां हुआ, वो कौन से लोग थे जिन्होंने सबसे पहले आवाज उठानी शुरू की, ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए भाई, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि उनपे कोई टैक्सेस नहीं लग रहे थे। बात आती है थर्ड स्टेट में। थर्ड स्टेट ने बहुत कोशिशें की, 1715 से लेकर 1789 तक के 60-65 साल की जर्नी में थर्ड स्टेट के कई सारे गरीब लोगों ने आवाज उठाने की कोशिश की। छोटे छोटे किसान, वर्कर्स, बहुत बार उन्होंने कोशिशें की, लेकिन क्योंकि वो गरीब तबके से आते थे, उनके पास बहुत बड़ा मास सपोर्ट नहीं था, वो ज्यादा भीड़ नहीं जुटा पाते थे, इसीलिए अक्सर उनके रिवॉल्यूशंस फ्लॉप हो जाते थे और उनको सप्रेस कर दिया जाता था। लेकिन इसी थर्ड स्टेट में एक मिडिल क्लास भी पनप रहा था। जैसा कि अभी अभी आपने देखा था ना, जब हम वो पॉपुलेशन डेमोग्राफिक चार्ट देख रहे थे, तो हमने देखा था कि थर्ड स्टेट में लॉयर्स भी आते थे, मर्चेंट्स भी आते थे, है ना, बिजनेस पर्सन भी आते थे। यानी थर्ड स्टेट में सिर्फ गरीब लोग ही नहीं थे, पढ़े लिखे और ऐसे लोग भी थे जिनके पास पैसा था, जिनके पास सामाजिक रीच थी, जिनके पास ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज थी, और जिनके पास एक इतना पावर था कि वो भीड़ जुटा सके। तो उन लोगों ने जिम्मेदारी ली फ्रेंच रिवॉल्यूशन को शुरू करने की। सबसे इंपॉर्टेंट कॉज एक जो था, ये जो एक फीलिंग थी रिवॉल्यूशन की फीलिंग की, उसका एक मेन कॉज था अमेरिका का फ्रीडम। जो अभी वॉर की हम बात कर रहे थे ना, 11 ईयर्स या 12 ईयर्स वॉर जो चला था, जिसमें फ्रांस ने अमेरिका की मदद की थी इंडिपेंडेंस के लिए। तो अमेरिका 1789 में अमेरिका ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेरिका ने ह्यूमन राइट्स की बात की, उन्होंने लेजिस्लेचर की बात की, और बहुत सारी चीजों की उन्होंने जो है इस्टेब्लिशमेंट करा, जिसको देख के जो फ्रेंच पब्लिक थी, जो फ्रांस की आम जनता थी, उनको ऐसा विश्वास होने लगा कि जिस तरीके से अमेरिका आजाद हो गई है कॉलोनियल पावर्स से, मोनार्की खत्म हो गई, उसी तरीके से फ्रांस में भी क्या मोनार्की को खत्म किया जा सकता है? क्या यहाँ पर भी हम लोग एक रिपब्लिक या एक डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर सकते हैं? क्या यहाँ फ्रांस में भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बन सकता है और एक गवर्नमेंट फॉर्म किया जा सकता है? तो ये जो आइडियाज थे ये ट्रैवल करने लगे। ये आम जनता के बीच में जब वो सलोन्स में बैठते थे, पब्लिक प्लेसेस में, चाय की दुकान पर, ब्रेड के दुकान पर, राशन के दुकान पे, जब दो औरतें आपस में बातें करती थी, दो आदमी कभी किसी सिगरेट शॉप पे रुकते थे और वहां पे बातें होती थी, तो ऐसे कॉमन कॉमन प्लेसेस पे जहाँ पे आज भी लोग पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं, वहां पे इन चीजों को डिस्कस किया जाने लगा। और अंदर ही अंदर आम पब्लिक में एक ऐसी भावना उठने लगी कि अब समय आ गया है, द टाइम इज राइप टू ब्रिंग फोर्थ अ रिवॉल्यूशन। और वो रिवॉल्यूशन जो है वो तब अचानक ज्यादा तेज हो गया जब लोगों को ये खबर मिली कि लुइस 16 उन 3 टैक्सेस के अलावा भी कोई टैक्स लगाने जा रहा है, जिससे फ्रांस की जनता बिल्कुल बौखला गई और उन्होंने डिसाइड किया कि अब कुछ करना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट मेंशंस हैं जिनका चैप्टर में नाम लिखा हुआ है। जो 3 इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। 3 अलग अलग किताबें हैं, 3 अलग अलग राइटर्स हैं, और 3 अलग अलग इंपॉर्टेंट नैरेटिव्स हैं जो इन्होंने दिए। पहली बुक जो है वो है टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, जॉन लॉक की। याद रखिएगा, जॉन लॉक ने लिखी है टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट। और ये बुक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस बुक में जॉन लॉक ने मोनार्की की एब्सोल्यूट पावर्स को खत्म करने की बात की थी। उन्होंने कहा कि हम मोनार्की की जो एब्सोल्यूट पावर्स हैं, एब्सोल्यूट पावर यानी कि जिनके डिसीजन को चेक नहीं किया जा सकता है, जो अपने डिसीजन को किसी से प्रभावित नहीं करते हैं, तो उस पावर को खत्म करना चाहिए। ऐसा सजेशन टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में था। सेकेंड बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको जीन जैक्स रूसो ने लिखी थी। और रूसो की इस किताब में उन्होंने एक गवर्नमेंट प्रपोज किया था जिसको लोग इलेक्ट करेंगे, अ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल, कॉमन पीपल, है ना। जो आज हम देखते हैं दुनिया भर में जो डेमोक्रेसीज जिस मॉडल को अडॉप्ट करती हैं कि आम जनता अपनी गवर्नमेंट को इलेक्शंस के थ्रू चुनती है, तो इस बात का जो एडवोकेसी था वो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आपको मिलेगा, जो रूसो ने लिखी थी। और तीसरी बुक थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज, जिसको मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था। और मॉन्टेस्क्यू ने अपनी इस किताब में पावर के डिवीजन के बारे में बात की थी। जो 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट आज हम लोग इंडिया में भी देखते हैं ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेचर में आपका पार्लियामेंट आता है जिसमें मंत्री बैठते हैं, कानून बनाते हैं।
एग्जीक्यूटिव में वो उन कानूनों को फॉलो कराया जाता है, ब्यूरोक्रेसी आती है। जुडिशियरी जिसमें कोर्ट्स आते हैं, जिसमें आप अपील कर सकते हैं अगर आपके राइट्स और आपके जो अधिकार हैं उन पे कोई प्रॉब्लम आई है तो इस तरीके से 3 अलग अलग टीयर्स में पावर के डिवीजन को मॉन्टेस्क्यू ने सजेस्ट किया था अपनी किताब द स्पिरिट ऑफ द लॉज में। तो ये 3 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, द टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और द स्पिरिट ऑफ द लॉज। हाँ भाई, तो चलिए फिर पहुंचते हैं स्टोरी के उसी पोर्शन पे जहां पे लुईस 16 ने फाइनली डिक्लेयर किया कि वो कुछ और नए टैक्सेस लगाने जा रहा है अपनी पब्लिक पे। और इस बात को सुन के पब्लिक के अंदर एक ऐसी भावना जाग गई कि अब बहुत हो चुका है, एनफ इज एनफ एंड नाउ इट इज द टाइम फॉर अ रिवॉल्यूशन। लेकिन उससे पहले लुईस 16 के सामने भी एक प्रॉब्लम थी कि लुईस 16 को किसी भी नए टाइप के टैक्सेशन को इंट्रोड्यूस करने से पहले एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी जिसमें तीनों स्टेट्स की सहमति लेनी पड़ती थी। और उस मीटिंग को नाम दिया गया था स्टेट्स जनरल। ये वो मीटिंग थी जिसमें तीनों टीयर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे। एक पॉलिटिकल बॉडी थी स्टेट्स जनरल, जिसमें फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट की जनता पहुंचती थी, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स पहुंचते थे। तो जब स्टेट्स जनरल की मीटिंग डिसाइड हुई तो तीनों स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया और उस मीटिंग को किया गया 5 मई 1789 को। याद रखिएगा 14 जुलाई को बेस्टाइल गिरा था। स्टोरी अभी जुलाई से पीछे मई में चल रही है ना। तो 1614 के बाद, ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि 1614 के बाद 1789 में पहली बार स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी। बीच में ये कन्वेंशन था ये पूरी तरीके से निष्क्रिय था, पूरी तरीके से डिफ्यूज था, इसका कोई यूज नहीं था। लेकिन 1614 में इस मीटिंग को बुलाना पड़ा और 5 मई 1789 को लुईस 16 ने इनवाइट किया उन सबको मीटिंग में अटेंड होने के लिए। तो अराउंड 300 मेंबर्स फर्स्ट स्टेट से आए थे, 300 सेकंड स्टेट से और 600 मेंबर्स थर्ड स्टेट से आए थे। और सिर्फ उन्हीं लोगों को इनवाइट किया गया था जो एजुकेटेड थे, जो पढ़े लिखे थे, जो लॉयर्स, बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, ऐसे लोग जो कि बातों को समझ सकें और अपनी राय दे सकें। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ था इस स्टेट जनरल में? थर्ड स्टेट के लोगों को पहली बात तो कि बैठने के लिए जगह नहीं दी गई, उनको खड़ा रखा गया, जबकि बाकी 2 स्टेट्स के लोग बैठे हुए थे, तो उनको बैठने की जगह नहीं दी गई। और थर्ड स्टेट का एक बड़ा क्रूशियल सा डिमांड था कि ऑलरेडी ऐसे स्टेट जनरल में जो वोटिंग होती थी ना कि कोई भी टैक्स इंपोज किया जाए या ना किया जाए, तो पहले 3 वोट्स गिने जाते थे। एक वोट फर्स्ट स्टेट का, एक वोट सेकंड स्टेट का, एक वोट थर्ड स्टेट का। तो कुल मिला के अगर फर्स्ट और सेकंड स्टेट अगर 2 वोट दे देता तो तीसरे स्टेट का जो वोट का काउंट था वो एक ही रह जाता और वो टैक्स इंपोज हो जाता। तो थर्ड स्टेट का ये मानना था कि हम पूरे स्टेट का एक वोट ना मान के हर इंडिविजुअल मेंबर से वोटिंग कराएं, यानी कि 600 प्लस 200 प्लस 200 यानी 1000 लोगों से वोटिंग कराएं और जो जीतेगा उसकी बात मानी जाएगी। तो ऑब्वियस ही चीज थी कि थर्ड स्टेट की जो संख्या थी वो ज्यादा थी, वो 600 लोग थे और बाकी 300 लोग थे, माफ कीजिएगा, तो 300 लोग थे और थर्ड स्टेट अकेला 600 लोगों का था। तो चांसेस थे कि थर्ड स्टेट वोटिंग में अपने आप को विजयी बना लेती, जीत जाती। तो राजा ने, लुईस 16 ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। उन्होंने बोला कि जी नहीं, हम इंडिविजुअल वोटिंग नहीं दे सकते हैं, वी विल ओनली गिव रिप्रेजेंटेटिव वोटिंग। हर स्टेट की तरफ से एक आदमी ही वोट करेगा, उसके वोट को एक काउंट माना जाएगा। थर्ड स्टेट के लोगों को ये बात पसंद नहीं आई और वो इस मीटिंग से वॉकआउट कर गए, निकल गए। उन्होंने इस मीटिंग में पार्ट नहीं लिया। उन्होंने अपनी एक मीटिंग बुलाई। उन्होंने बोला कि हमें इस मीटिंग से कोई मतलब नहीं है, हम अपनी एक अलग मीटिंग करेंगे। और वो मीटिंग कब हुई? जून 20, 1789। डेट याद रखिएगा, डेट्स बहुत क्रूशियल हैं हिस्ट्री में, जो क्रोनोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मई 5 के बाद जून 20, आप तकरीबन 1 महीने 15 दिन बाद थर्ड स्टेट ने अपनी पर्सनल मीटिंग बुलाई। कहां पे? एक टेनिस कोर्ट में, टेनिस के लॉन में, एक टेनिस के कोर्ट में उन्होंने सारे थर्ड स्टेट के लोगों को जमा किया। और उस मीटिंग के हेड कौन थे? एबेसियस और मीराब्यू। मीराब्यू का नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि मीराब्यू जो थे इसके मेन लीडर थे। इनकी अध्यक्षता में ही ये मीटिंग हुई थी, 20 जून की मीटिंग। और इस मीटिंग को हम टेनिस कोर्ट ओथ बोलते हैं, टेनिस कोर्ट ओथ, ये ध्यान रखिएगा। टेनिस कोर्ट ओथ क्या है? थर्ड स्टेट की अपनी पर्सनल मीटिंग थी जिसको मीराब्यू ने लीड किया था। और इस मीटिंग को इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? क्योंकि इस मीटिंग को नेशनल असेंबली का दर्जा दिया गया। उन्होंने बोला कि हम देश भर के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एंड वी विल ड्राफ्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन, हम संविधान को ड्राफ्ट करेंगे। इसने, टेनिस कोर्ट ओथ ने, ये जो ओथ ली गई, शपथ ली गई, उसमें इस नेशनल असेंबली ने डिसाइड किया कि वी विल ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस। और यहां से बात आ गई कॉन्स्टिट्यूशन की।
इसमें एक और इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन एबेसियस का था। एबेसियस एक प्रीस्ट थे, फादर थे चर्च के, और उन्होंने एक पैम्पलेट लिखा था व्हाट इज द थर्ड स्टेट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में हो सकता है कि आ जाए, तो इसको ध्यान रखिए। व्हाट इज द थर्ड स्टेट, एबेसियस की लिखी हुई पैम्पलेट थी। तो ये था टेनिस कोर्ट ओथ, जिसमें थर्ड स्टेट के लोगों ने एक संविधान बनाने का डिसाइड किया। अब इसके बाद क्या हुआ वो देखते हैं। ये फिगर देख सकते हैं, इस फिगर, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक से लिया हुआ फिगर है, और इस फिगर में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है एक टेनिस कोर्ट में लोग जमा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये फिगर आप देख रहे हैं, हाथ उठाए, ये मेरा व्यू है जो इस पूरे मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे, और ये सब लोग जो भीड़ आप देख सकते हैं ये सब थर्ड स्टेट है। ये व्हाइट कपड़े में जो आपको दिखाई दे रहा है ये है एबेसियस, जिनकी हम बात कर रहे थे। तो ये टेनिस कोर्ट ओथ जो 1789 में जून में कंसीड हुआ था, और उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। अब उसी समय जब कुछ ये सब हो रहा था, तो 1789 में क्योंकि सबसिस्टेंस क्राइसिस भी चल रहा था ना, अभी अभी हम लोगों ने देखा था, बहुत ज्यादा क्राइसिस था, भूखमरी की समस्या थी, खाना नहीं मिल रहा था। तो लोगों ने ये सब कुछ होते हुए जब उन्होंने सुना कि राजा एक नया टैक्स लगाएगा, तो लोग जो है वो बहुत उग्र हो गए। उन्होंने घरों पे, दुकानों पे अटैक करना चालू कर दिया, राजा के महलों पे अटैक करना चालू कर दिया। और 14 जुलाई 1789 की डेट आ गई, जहां से हमारा स्टोरी शुरू हुआ था। याद कीजिए एनसीईआरटी यहीं से शुरू हुई थी, है ना। तो 14 जुलाई 1789 हमारी स्टोरी फिर वहीं आ गई जहां से हम लोगों ने शुरू की थी। बैस्टाइल को गिरा दिया गया। गांव तरफ, कंट्री साइड में जो रूरल एरियाज थे, उसमें बड़े बड़े फार्म्स और मेनर्स पे अटैक किया गया। जो नोबिलिटी थी वो डर के मारे देश छोड़ के भाग गई। और जब इतना ज्यादा राजा ने देखा कि इतना ज्यादा रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो फाइनली उसने घुटने टेक दिए, उसने नेशनल असेंबली को सबमिट कर दिया, और उसने बोला कि ठीक है, आप संविधान बनाइए, हम उस संविधान को फॉलो करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। फाइनली 4 अगस्त 1789 को जब राजा ने घुटने टेक दिए, तो सारे टैक्सेस, जो हम टेदेस की बात कर रहे थे, टेल की बात कर रहे थे, और बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो लगाए गए थे, उन सारे टैक्सेस को और प्रिविलेजेस को, यानी फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट जो था, उसको पूरी तरीके से एबोलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि सारे टैक्सेस को कब खत्म किया गया था, या फिर आप कह सकते हैं कि ओल्ड रिजाइन की डेथ कब हुई थी, पुराने जो समाज था, जो ओल्ड रिजाइन था, वो कब खत्म हुआ था। तो डेट याद रखिएगा, 4 अगस्त 1789। अब बात करते हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की। 1789 से 1791 2 साल लगे फ्रांस को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, और फ्रांस 1789 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। यानी कि राजा को अभी भी हटाया नहीं गया था, लेकिन राजा के पावर्स बहुत लिमिटेड कर दिए गए थे, और उसको संविधान के अकॉर्डिंग चलना था। सो दिस इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ब्रिटेन नाउअडेज इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कीप इट इन माइंड। तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का रास्ता अपनाया था। ठीक है, तो 1789 में फ्रांस ने अपना संविधान जारी किया, और उस संविधान का नाम था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। याद रखिएगा, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, पुरुषों के और नागरिकों के अधिकार। ठीक है, याद रखिएगा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, मैन है लेकिन वुमेन नहीं है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, और एक क्वेश्चन भी है कि आखिर वुमेन कहाँ थी जब ये सब कुछ हो रहा था। लेक्चर के सबसे एंड में डिस्कस करेंगे। तो ये जो था संविधान बन के तैयार हुआ, और इस संविधान के अकॉर्डिंग पावर को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया, जैसा कि मॉन्टेस्क्यू ने अपनी किताब में लिखा था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। इन 3 इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया गया, और पावर को इसके बीच में डिवाइड किया गया। स्टेट्स को खत्म कर दिया गया, और उसकी जगह सिटीजन्स बनाए गए, और उन सिटीजन्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया, एक एक्टिव सिटीजन और दूसरे पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन वो होते थे जो 25 साल से ज्यादा की उम्र के होते थे, और जो टैक्सेस पे करते थे। कितने टैक्सेस? लेबर्स के 3 दिन के, यहां पे शायद मिस हो गया है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि 3 दिन के वेज के बराबर उनको टैक्सेस देने पड़ते थे, 3 डेज। ठीक है, तो 25 ईयर्स से ज्यादा की उम्र के होने चाहिए, और वो कम से कम किसी आम लेबर के 3 दिन की कमाई के बराबर अगर वो टैक्स राज्य को देते थे, तो वो एक्टिव सिटीजन हो जाते थे, और उनको वोट देने का अधिकार होता था। पैसिव सिटीजन कौन होते थे? जो टैक्सेस नहीं देते थे, छोटे बच्चे, या फिर वो लोग जिनका जो एज है वो 25 साल से कम है, और विमेन चाहे 25 साल से ज्यादा की हो, चाहे वो टैक्सेस दे सकती हो, या चाहे वो कुछ कर सकती हो या ना कर सकती हो, उनको पैसिव सिटीजन में ही रहना था, उनको वोट देने का अधिकार
नहीं था। अब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाने के बाद क्या हुआ, लुई 16 भले ही उसने कॉन्स्टिट्यूशन को सबमिट कर दिया था, मान लिया था कि ठीक है मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसको इस बात की खटक थी कि मुझे वापस पावर में आना है। और वापस पावर में आने के लिए लुई 16 ने षड्यंत्र रचना चालू किया और उसने ऑस्ट्रिया, जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, जहां की उसकी वाइफ थी मैरी एंटोनिएट, ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी, तो ऑस्ट्रिया और प्रूशिया से हाथ मिला के उसने फ्रांस और नेशनल असेंबली के खिलाफ साजिश करनी शुरू की ताकि वो वापस पावर में आ सके। जब ये बात नेशनल असेंबली को पता चली, नेशनल असेंबली ने लुई 16, ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया और युद्ध चालू हो गया। याद रखिएगा ऑलरेडी 12 साल का युद्ध खत्म हुआ था और ये दोबारा एक वॉर में फ्रांस इंगेज हो गया। इस वॉर के दौरान ही मर्सिलेज नाम का सॉन्ग लिखा गया था, जो फ्रांस का नेशनल एंथम भी अडॉप्ट कर लिया गया था। और इस सॉन्ग को लिखा किसने था, रॉजेट डिलाइजल ने। तो ये नेम भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब क्योंकि वॉर चल रहा था और एक तरफ देश में रिवॉल्यूशन भी था, तो कहीं रिवॉल्यूशन की गति स्लो ना हो जाए, जो चीजें रिवॉल्यूशन में डिमांड की गई थी उन चीजों को कहीं ऐसा ना हो कि वो आधे पे ही रह जाए। तो रिवॉल्यूशन को कंटिन्यू रखने के लिए कई सारे छोटे छोटे क्लब्स फ्रांस में बनने शुरू हो गए, छोटे छोटे सीक्रेट क्लब से हो गए, या कुछ ऐसे बड़े बड़े मुखर क्लब्स भी आए जो कि बहुत फेमस हुए, जिसमें एक क्लब था जैकोबिन क्लब, जिसका लीडर था मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। रॉबेस्पियर का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान है फ्रांस की हिस्ट्री में। जैकोबिन क्लब को रॉबेस्पियर ने फॉर्म किया था और जैकोबिन क्लब को ही बाद में सान कुलोट्स के नाम से भी जाना जाता था, जो रेड कलर के पैंट्स पहनते थे और जो लाल कलर की टोपी लगाते थे। तो इनको रेड पैंट्स भी बोला जाता था, इनको सान कुलोट्स भी बोला जाता था और इनको जैकोबिन्स भी बोला जाता था। तो जैकोबिन क्लब एक बड़ा फेमस क्लब था जो कि उस वॉर के समय में फ्रांस में निकल के सामने आया। 10 अगस्त 1792 को, देखिए 1792 चल रहा है, हमने शुरू किया था 1774 से एंड वी आर इन 1792। तो 10 अगस्त 1792 को जैकोबिन्स ने टुलीरियस के पैलेस पर, टुलीरियस के महल पर उन्होंने अटैक किया और राजा यानी लुई 16 को बंदी बना लिया, हॉस्टेज बना लिया। नई असेंबली बनी, फिर से सब कुछ नए तरीके से हुआ और उस नई असेंबली का नाम दिया गया कन्वेंशन। इस कन्वेंशन को भी इलेक्ट किया गया था, चुनाव हुआ था और उसके बाद कन्वेंशन को चुना गया था। और इस बार एक्टिव या पैसिव सिटीजन्स को नहीं देखा गया, 21 साल से ज्यादा की उम्र के जो भी लोग थे उन सब ने वोट किया, लेकिन वुमेन अभी भी नहीं थी, वुमेन अभी भी वोट नहीं करने गई थी। जो लोग 21 साल से ज्यादा की उम्र के थे, चाहे वो टैक्सेस देते हो या ना देते हो, एक्सक्लूडिंग वुमेन, उन सारे लोगों ने वोटिंग की थी और एक नई असेंबली बनी थी, द कन्वेंशन। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस ने फाइनली मोनार्की को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। इससे पहले फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, यानी एक ऐसा राजतंत्र जो कि संविधान के अकॉर्डिंग चलता था। लेकिन अब उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, राजा को रखना ही नहीं है, मोनार्की पूरी तरीके से खत्म कर देंगे और उन्होंने अपने आप को रिपब्लिक यानी प्रजातांत्रिक घोषित कर दिया। 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को गुलोटीन कर दिया गया, यानी उनका सर धड़ से अलग करके उनको मार दिया गया। तो ये था भाई 1774 से लेके 1793 यानी लुई 16 की राजगद्दी पर बैठने से लुई 16 के मारे जाने तक की कहानी। और आई होप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी थी, बहुत ही सीधा और बहुत ही आसान तरीका है इसको समझने का। फ्रांस जो है, फ्रांस का रिवॉल्यूशन बिल्कुल स्ट्रेट गोइंग है, पैरेलल नहीं है, बिल्कुल भी घुमाव नहीं है इसमें। आप सीधे चलते जाएंगे, आपको कॉजेज मिलते जाएंगे और आप उसके इफेक्ट्स देख सकते हैं। तो यहां तक था लुई 16 का जाना और फ्रांस का रिपब्लिक बनना। ये होने के बाद फ्रांस में आ गई टेरिटोरियल डिक्टेटरशिप, या फिर जिसको हम रीन ऑफ टेरर के नाम से भी जानते हैं। रीन ऑफ टेरर मात्र एक साल के पीरियड में चला, 1793 से 94। मैक्समिलियन रॉबेस्पियर ने जैकोबिन गवर्नमेंट फॉर्म की और उन्होंने सरकार बनाते ही सीवियर कंट्रोल और पनिशमेंट की पॉलिसी अपना ली। उनके खिलाफ जितने भी लोग थे जो उनके खिलाफ साजिश कर रहे थे, उन सबको उन्होंने मरवाया। इनफैक्ट वो इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए अपने रूल्स में कि उन्होंने अपने सपोर्टर्स को ही मरवाना शुरू कर दिया, जो लोग उनकी किसी भी पॉलिसी का विरोध कर रहे थे या फिर जो उनके खिलाफ कुछ बोल रहे थे या जो उनके अगेंस्ट कोई सजेशन देना चाहते थे, उनको भी वो पनिश करते थे और मरवा देते थे। तो ये जो था, उन्होंने बहुत ज्यादा जो है दहशत फैला रखी थी और इसी के कारण इनके रूल को रीन ऑफ टेरर यानी दहशत के राज के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स अपनाए? उन्होंने मीट और ब्रेड को रेशन कर दिया,
उन्होंने उसको स्टॉक में रख दिया। उन्होंने बोला कि बहुत आसानी से मार्केट में बेच नहीं सकते हैं आप खुले में, इसको राशन की तरह इसको पहले आप स्टॉक करेंगे, उसके बाद इसको बेचेंगे। जितने भी गरीब किसान थे उनको फोर्स किया गया कि वो अपने अनाज को प्राइवेट सेलर्स से न बेच के सरकार को बेचें। उनको पैसे भी कम मिलते थे उसके बदले, और जबरदस्ती सरकार से बिचवाया जाता था। व्हाइट फ्लोर यानी मैदे से बने ब्रेड को पूरी तरीके से फॉरबिड कर दिया गया, यानी कि उसको बैन कर दिया गया, और उसकी जगह पे पेन डी एलाइट नाम का ब्रेड यानी कि द इक्वलिटी ब्रेड बनाया गया, और उसको ही सारे लोगों को खाने को दिया गया। वो पूरा होल व्हीट, पूरे गेहूं का बना हुआ होता था। तो पेन डी एलाइट जो है वो इक्वलिटी ब्रेड ही सारे लोगों को खाना होता था। मॉन्सियोर और मडाम, ये दो जो फ्रेंच सोसाइटी में, जैसे आज हम लोग सर और मैडम बोलते हैं, तो वो मॉन्सियोर और मडाम, ये फ्रांस से ही ये शब्द निकल के आए हैं। तो मॉन्सियोर और मडाम के सैल्यूटेशन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। उसकी जगह पे सिटोयन मेल सिटीजन्स के लिए और सिटोइन फीमेल सिटीजन्स के लिए सैल्यूटेशन लगाया गया। यानी आप किसी को सर या मैडम न बोल के सिटीजन बोलेंगे। चर्चेस को शट डाउन कर दिया गया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट था। इन्होंने अपने टाइम पे जितने भी चर्चेस थे, चर्चेस के पावर को पूरी तरीके से एबोलिश कर दिया। उन्होंने बोला कि चर्च मेरी किसी भी बात में इंटरफेयर नहीं करेगा, और चर्चेस को भी उन्होंने शट डाउन करना चालू कर दिया। जुलाई 1794 में, क्योंकि उन्होंने इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से अपने रिफॉर्म्स अपनाए थे कि वहां की सोसाइटी ने, वहां के कोर्ट ने इनको कन्विक्ट किया ट्रीजन और देशद्रोह के मुकदमे में, और अगले ही दिन उनको गुलोटीन कर दिया गया। यानी 1794 तक हमारे रॉबस्पियर भी जा चुके थे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है स्लेवरी को एबोलिश करने से रिलेटेड। अभी अभी हमने बात की थी ना कि वॉर के टाइम जब जैकोबिन गवर्नमेंट बनने से पहले एक कन्वेंशन बनी थी जिसमें 21 साल से ज्यादा के लोगों ने वोटिंग की थी। तो उस कन्वेंशन ने एक बहुत ही अच्छा काम किया था फ्रांस में। उन्होंने स्लेवरी को खत्म कर दिया था। यानी कि जो गुलामी थी, गुलामी की जो प्रथा थी, जिसमें फ्रांस से ये दो शहरों के नाम दिए हुए हैं, नैंटीज और बोर्दू। तो बोर्दू और नैंटिस, ये दो शहरों से, ये दो पोर्ट सिटीज थे, और यहाँ से गुलामों को बड़े बड़े शिप्स में बिल्कुल ऐसे पैक कर दिया जाता था, जैसे जानवरों को, मवेशियों को पैक कर करके, और दूसरी कंट्रीज में, खासकर अफ्रीका के प्लांटेशन में भेजते थे, जहाँ पे चाय के बगानों में और माइंस में इन स्लेव से काम कराया जाता था। तो उनको यहाँ से लेके जाते थे। 1794 में जब कन्वेंशन पावर में आया तो उन्होंने स्लेवरी की प्रथा को भी खत्म कर दिया, और नेपोलियन ने उसके बाद आने के बाद, जो अभी हम आगे थोड़ा देखने वाले हैं कि बाद में नेपोलियन बोनापार्ट भी फ्रांस में आते हैं, तो नेपोलियन ने आने के बाद इस स्लेवरी को फिर से चालू करा दिया था। फाइनली 1848 में, तकरीबन ये सब होने के 50-60 साल बाद, 1848 में स्लेवरी को फ्रांस में पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था। जी हाँ, अब सीन में आ जाते हैं नेपोलियन। रॉबस्पियर के जाने के बाद फ्रांस में एक कुछ समय के लिए, बहुत ही ब्रीफ पीरियड के लिए, डायरेक्टरी का रूल आ गया। डायरेक्टरी क्या थी? देखो, रॉबस्पियर जब आया था तो सारा पावर जो है एक हाथ में था, तो वो अपने आप को पूरा तानाशाह बना लिया, डिक्टेटर बना लिया। तो फ्रांस की जनता ने, फ्रांस के जो रिच मिडिल क्लास था, उन्होंने देखा कि अब, क्योंकि अब कोई और दूसरा ऐसा व्यक्ति था नहीं जो पॉलिटिकल लीडर बने, तो उन्होंने अपनी एक डायरेक्टरी फॉर्म की जिसके 5 मेंबर थे, और पावर किसी एक आदमी के पास नहीं था, पावर 5 लोगों के पास थे। तो एक कहावत है ना, ज्यादा जोगी मठ उजाड़, यानी जहाँ पे एक से ज्यादा लोग आ जाते हैं एक ही काम करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली चीजें खराब हो जाती हैं। टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। तो समझ लीजिए कि 5 अलग अलग लोग और 5 सेम पावर्स को होल्ड करते थे। तो अक्सर वो जो लेजिस्लेचर था वो आपस में ही झगड़ता रहता था चीजों को लेके, और ये एक कारण था कि डायरेक्टरी बहुत वीक थी और कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं ले पा रही थी। नेपोलियन बोनापार्ट ने अच्छा मौका देखा, फ्रांस में इनस्टेबल गवर्नमेंट थी, और उसने अटैक किया और फ्रांस का डिक्टेटर बन गया। तो यहाँ जो हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो समाप्त होता है नेपोलियन के आने के बाद। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट छूट गया, और वो पॉइंट था कि आखिर फ्रेंच सोसाइटी में औरतों का क्या रोल था, विमेन का क्या रोल था, औरतों ने कैसे रोल निभाया था, और अभी तक पूरा ये चैप्टर खत्म होने तक में औरतों की बात क्यों नहीं की गई। तो चलिए देखते हैं। जब हम औरतों की बात करते हैं तो औरतें बहुत ही इंटीग्रल पार्ट थी रिवॉल्यूशन का, बहुत ही क्रूशियल उन्होंने हिस्सेदारी निभाई थी। हम बात कर रहे थे ना, ब्रेड और रेशन शॉप्स पे अटैक हुआ था 1789 में, तो वो औरतों ने ही किया था। जब जैकोबिन क्लब्स फॉर्म हुए थे तो उसके मेंबर मेन के साथ साथ विमेन भी थे, ऑल्दो उनको राइट्स नहीं थे उस तरीके के जितने मेन के थे, लेकिन फिर भी उनको भी अधिकार था जब क्लब्स ज्वाइन करने का, क्लब्स फॉर्म करने का। उन्होंने कई सारे क्लब्स बनाए भी थे अपने खुद के। लेकिन 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, उसमें औरतों को पैसिव सिटीजन बना दिया गया था।
ना कोई राइट्स दिए गए थे, ना वोटिंग का अधिकार मिला था। तो उससे वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुई थी। बहुत सारी औरतें हैं जिनका मेंशन आप चैप्टर में देखेंगे, बहुत सारी सोसाइटी भी थी। ओलंपे डी गॉगस का नाम हम सुनते हैं चैप्टर में, जो एक इम्पॉर्टेंट वुमेन पॉलिटिकल लीडर थी। तो इन लोगों ने मिलकर बहुत सारे सोसाइटीज फॉर्म किए थे, बहुत सारे क्लब्स बनाए थे, और औरतों के लिए काम किया था उन्होंने। फ्रांस की सोसाइटी के लिए उन्होंने काफी सारे काम किए थे। फ्रांस की गवर्नमेंट ने भी औरतों के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स खुलवाए थे, जिसमें एजुकेशन को कंपलसरी किया गया था। जबरदस्ती शादी कराने की जो प्रथा थी, फोर्सफुल मैरिज, उसको खत्म कराया गया था। और डाइवोर्स को लीगल कर दिया गया था। जो तलाक लेने की जो प्रथा थी उसको भी लीगल कर दिया गया था कि अगर औरतें चाहती हैं एक अब्यूजिव रिलेशनशिप से निकलना तो वो तलाक ले सकती हैं। रीन ऑफ टेरर में लेकिन जब रॉबस्पियर का जो वो 1 साल का जो समय था, उसमें जितने भी पॉलिटिकल ग्रुप्स थे औरतों के, उसको बैन कर दिए गए थे, और उसके जितने भी मेंबर्स थे उनको एग्जीक्यूट करा दिया गया था। वो जैसा कि हमने बात की, जिसको वो देखता था सबको मरवा देता था, चाहे वो उसके फेवर में हो चाहे वो उसके अगेंस्ट में हो। तो औरतों के पॉलिटिकल ग्रुप्स को भी बैन किया गया था और उसके मेंबर्स को एग्जीक्यूट कर दिया गया था। फाइनली आप देख सकते हैं फ्रांस में औरतों को वोट देने का अधिकार किस साल में मिला? 1946 में। We were talking about 1700s and 1800s ना, we were talking about 1789 and 1794, 95, and the right to vote for women were given in 1946. So you can imagine कि दुनिया भर में औरतों को, ये सिर्फ फ्रांस की बात नहीं है, either you talk about ब्रिटेन, you talk about अमेरिका, either you talk about अफ्रीका, इंडिया में तो खैर अपनी सबसे पॉजिटिव चीज यही है कि जब हमारा देश आजाद हुआ एंड व्हेन वी गॉट कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें औरतों को ऑटोमेटिकली राइट मिल गया वोट करने का। तो हमने कभी इस तरीके से वोटिंग में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, विच इज अ वेरी यूनिक फीचर ऑफ इंडिया। तो इन कंट्रीज में औरतों को काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था वोटिंग के अधिकार के लिए। सो 1946 इज द ईयर व्हेन फ्रेंच वुमेन गॉट द राइट टू वोट। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। So finally, our chapter is going to conclude. फ्रांस से क्या चीजें निकल के आई? हमने स्टार्टिंग में ये बात की थी कि आखिर क्यों इंडिया की एनसीईआरटी में सबसे पहला चैप्टर फ्रांस का है। तो फ्रांस का चैप्टर इसीलिए सबसे पहले पढ़ते हैं क्योंकि आज दुनिया भर में जो नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें फ्रांस से ही मिला, कि कैसे हम छोटे छोटे राज्यों को आपस में जोड़ के एक देश बना सकते हैं, देश को एक साथ जोड़ के एक सरकार बनाई जा सकती है, एक संविधान बनाया जा सकता है, नागरिकों को उसके राइट्स मिल सकते हैं, अधिकार मिल सकते हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इन सब का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों को फ्रांस से मिला है। आज दुनिया भर में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो कोई और कंट्री हो जिसने इन चीजों को अडॉप्ट किया है, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट हो, इन सारी चीजें हम लोग फ्रांस से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसीलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, यानी कि अगर आपको न मिले तो आप छीन सकते हैं, आप अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, आपकी गलत के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमें फ्रांस से मिलता है। तो यही था हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन पहला चैप्टर। आई होप आपको ये पसंद आया हो। लेक्चर थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। जो अगर बोनस टास्क था वो किसी को मिले तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर आप किस चीज पे देखना चाहते हैं वो भी मुझे बताइए। थैंक यू।